तो बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का रोशन सा स्टडी पॉइंट पे। और उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोग अपनी स्टडी का, अपनी फैमिली का, अपने फिटनेस का बहुत ही अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। सो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं क्लास 12 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है राजा, किसान और नगर। एकदम आसान भाषा में समझने वाले हैं, ठीक है। बिल्कुल डिटेल में एक एक टॉपिक, एक एक लाइन एनसीईआरटी बुक में जो दे रखा सभी चीजों को मैं समझाने वाला हूं बिल्कुल डिटेल में, है ना। इससे पहले आपको मैं बताना चाहूंगा कि चैप्टर 1 की वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है, फर्स्ट चैप्टर को नहीं समझा है तो जरूर देखें। 2 पार्ट्स में आपको पूरे चैप्टर को मैंने समझा दिया है। इसके साथ साथ आप सभी को मालूम है कि रोशन सा स्टडी पॉइंट पे आप लोगों को भाई एनिमेटेड वीडियो प्रोवाइड कराया गया। भाई पूरे इतिहास का पूरा प्लेलिस्ट बना रखा है मैंने, हिस्ट्री का पूरा प्लेलिस्ट है, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए वीडियोस है ना। चाहे तो इंग्लिश मीडियम वाले भी देख सकते हैं, भाई समझना ही तो है चैप्टर के कॉन्सेप्ट को समझना है तो भाई इंग्लिश मीडियम वाले भी देख के समझ सकते हैं। आप देखेंगे चैप्टर नंबर 2 की मैं बात करूं, सेकंड चैप्टर की बात करूं, कुल मिला के 5 पार्ट्स में मैंने पूरे चैप्टर को समझा रखा है। एनिमेटेड वीडियो देखने का बेनिफिट क्या होगा कि आपको ऐसा कभी लगेगा ही नहीं कि आप इतिहास पढ़ रहे हो, ऐसा लगेगा कि आप मूवी देख रहे हो। कितना मजा आने वाला है इन सभी वीडियो में, है ना। तो 5 पार्ट्स में भाई पूरा ये चैप्टर मैंने कंप्लीट करा रखा है। देखो कोई 8 मिनट की वीडियो है, कोई 10 मिनट की है, कोई 15 मिनट की है, ज्यादा लेंथी वीडियो है नहीं, इसलिए ज्यादा पार्ट्स बना दिया है ना। तो इन सभी वीडियो को आप लोग एक बार जरूर देखें। और डिजिटल बोर्ड जो सीरीज इस साल शुरू किया भाई, इसको तो आपको देखना ही देखना है। साथ ही साथ आप इन वीडियो से भी आप अपनी स्टडी को और बेहतर कर सकते हैं, चीजों को और अच्छे से समझ सकते हैं। चलिए जी, तो मैं चाहता हूं कि सीधा मैं जो हमारे एनसीईआरटी बुक में जो टॉपिक्स दे रखे हैं उन टॉपिक्स को ना समझे, बल्कि कुछ काम की बातें भी हम जरूर कर ले। क्योंकि देखो मेरे को ऐसा लगता है कि भाई इतिहास को समझने के लिए थोड़ा सा आपको ना समय काल के बारे में पता होना चाहिए कि भाई किस चैप्टर को हम किस समय काल में पढ़ रहे हैं, है ना। तब जाके आप अपने दिमाग में एक इमेज क्रिएट कर पाओगे कि हाँ भाई ये घटना आज से इतने साल पहले की बात है, या ये घटना आज से इतने साल पहले हुई है ना। इस तरीके से आपको, तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप हर एक चैप्टर के समय काल को समझे। और जो चैप्टर का समय काल दे रखा है उसमें हम किन किन घटनाओं की बात करने वाले हैं उसकी हम बात कर लेते हैं। देखिए जैसे कि आप सभी को पता है, जैसा कि आप सभी को बात मालूम है कि जो बुक 1 है आपका, बुक 1 की मैं बात कर रहा हूं। बुक 1 में टोटल 4 चैप्टर है हमारे, है ना। टोटल चैप्टर कितने हैं? 4 है। अब देखो जी, चैप्टर 1 तो हमने कर लिया, चैप्टर 1 हमने कर लिया, ठीक है। चैप्टर 1 का समय काल क्या था? 2600 ईसा पूर्व से लेके 1900 ईसा पूर्व, है ना जी। ये हमारे चैप्टर 1 का समय काल है, पहला चैप्टर का समय काल है। चैप्टर 2 की हम बात कर लेते हैं। चैप्टर 2, इसका समय काल क्या है? 600 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसवी। अभी ध्यान से बहुत सारी चीजें आपको यहां पे समझने को मिलने वाली है, तो ध्यान से आप बस देखो। चैप्टर 3 की मैं बात कर लूं, सेम समय काल है भाई, सेम समय काल, 600 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसवी इस चैप्टर का भी समय काल है ना। चैप्टर नंबर 4 की हम बात कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 4 का समय काल क्या भैया? सेम समय काल है, 600 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसवी, है ना। यानी कि आप देखोगे कि चैप्टर 2, चैप्टर 3 ये सब 1200 साल का पूरा इतिहास का वर्णन करता है। 600 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसवी यानी कि पूरे टोटल समय काल, यानी कि 1200 साल का इतिहास हम इन तीनों चैप्टर में समझने वाले हैं। और तीनों चैप्टर का समय काल सेम रहेगा, लेकिन टॉपिक्स अलग होंगे। क्या अलग होगा भाई? क्या अलग होगा? तो देखो, जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है, चैप्टर नंबर 2 में इस समय का आप क्या समझोगे भाई? आर्थिक, ठीक है जी, आर्थिक इतिहास को समझोगे। आप इस समय काल के राजनीतिक इतिहास को समझोगे, ठीक है जी। राजनीतिक इतिहास में आप क्या जानते हो? राजनीतिक इतिहास में आप राजवंशों के बारे में जानते हो, वहां की किसी साम्राज्य की प्रशासन व्यवस्था के बारे में जानते हो, किसी साम्राज्य के पूरे डिटेल में आप उसका अध्ययन करते हो, वो राजनीतिक इतिहास हो जाता है ना। वहां के वंशों के बारे में आप पढ़ते हो, किसी साम्राज्य के ऊपर कितने वंशों ने शासन किया उसके बारे में जानते हो, तो वो राजनीतिक इतिहास कहलाता है। आर्थिक इतिहास की मैं बात करूं तो आर्थिक इतिहास में हम क्या जानते हैं? आर्थिक इतिहास में हम जानते हैं व्यापार के बारे में, है ना, सिक्कों के विकास के बारे में, ठीक है जी। कहां कहां व्यापार होता था, किस तरीके से व्यापार होता था, व्यापार के लिए किन चीजों का इस्तेमाल किया जाता था, ये सब आर्थिक इतिहास हो जाता है। तो ये 600 ईसा पूर्व से 600 ईसवी के दौरान का जो राजनीतिक और आर्थिक इतिहास है उसी का वर्णन करता है चैप्टर नंबर 2,
अब चैप्टर नंबर 3 की बात कर लेते हैं। तो चैप्टर नंबर 3 जो है पूरी तरीके से सामाजिक, इस समय का जो सामाजिक इतिहास है, ठीक है जी। तो सामाजिक इतिहास का वर्णन करता है चैप्टर नंबर 3। मतलब इस समय के समाज के बारे में हम जानेंगे कि भाई उस समय का जो समाज था उसमें क्या कमियां थी, जैसे कि जाति व्यवस्था के बारे में, ठीक है जी। एक सबसे मेन टॉपिक इसमें आप देखेंगे जाति व्यवस्था, ठीक है। वर्ण व्यवस्था का भी वर्णन किया जाएगा, जाति व्यवस्था का वर्णन किया जाएगा। तो मेन टॉपिक यही रहेगा, जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत ही इसको हम समझने वाले हैं। चैप्टर नंबर 4 की बात कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 4 क्या बात करेगा भाई? चैप्टर नंबर 4 में हम क्या समझेंगे? चैप्टर नंबर 4 में हम समझेंगे इस समय का धार्मिक इतिहास, ठीक है जी। क्या समझने वाले हैं? धार्मिक इतिहास को समझने वाले हैं। इस चैप्टर में आपको जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, इन सब के विकास के बारे में पढ़ाया जाएगा, आपको जानने को मिलेगा। तो आप अगर सिलेबस देखिए भाई, फर्स्ट बुक तो बहुत मजेदार है, बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलने वाली है। इंडियन हिस्ट्री को आप खास करके प्राचीन काल का जो भारत का इतिहास है उसको आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। इतना नॉलेज हो जाएगा कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी आप देते हैं तो वहां भी बहुत सारे क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कर पाएंगे, है ना। तो ये चीजें थी जो कि आप लोगों को जरूर जान लेना चाहिए। कम से कम आप समय काल तो भाई याद कर ही लो, है ना। समय काल मैंने आप सभी को बता दिया है इस चैप्टर का क्या समय काल है, और इसी समय काल के दौरान हम अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए जी, अब हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, एक और सवाल बच्चों के मन में उठेगा, मैं वो भी बता देना चाहता हूं। जैसे कि चैप्टर नंबर 1 जो है हमारा, चैप्टर नंबर 1 का समय काल क्या दे रखा है? 2600 ईसा पूर्व से लेके 1900 ईसा पूर्व, और उसके बाद सीधा हम 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी का इतिहास समझने वाले हैं। बीच में लगभग 1300 साल, 1200 से 1300 साल का गैप है। क्या इस समय काल में, इस दौरान में भारतीय इतिहास में कुछ हुआ नहीं, या भारतीय इतिहास में कोई घटना घटी नहीं? तो ऐसा कुछ नहीं है। एक टॉपिक आता है, वो भी इंपॉर्टेंट है और आपको मालूम होना चाहिए, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन आपके 12th क्लास के सिलेबस में नहीं ऐड किया गया है उस टॉपिक को। पर मैं ये चाहूंगा कि 12th क्लास के, क्योंकि इंडियन हिस्ट्री को आप जब पढ़ा ही रहे हो तो वैदिक काल को क्यों स्किप किया है? आपको वैदिक काल को भी डालना चाहिए। लेकिन क्योंकि आपके बुक में नहीं है तो भाई ज्यादा डिटेल में हम बात नहीं करेंगे, लेकिन कुछ चीजें आपको वैदिक काल के बारे में जरूर समझ लेना चाहिए भाई। वैदिक काल के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। चलिए थोड़ा सा हम वैदिक काल के बारे में आपको बता देते हैं। हाँ जी, ये हमारा वैदिक काल का पेज ओपन हो गया है, देखिए। तो वैदिक काल क्या है? वैदिक काल है क्या? जैसे कि आप सभी को पता है, संस्कृत के हमारे 4 वेद हैं। वेद यानी कि ज्ञान। वेद का मतलब क्या होता है? ज्ञान। तो संस्कृत के हमारे 4 वेद की रचना इसी वैदिक काल में हुई, और इस समय काल के बारे में, वैदिक काल के बारे में जानकारी प्राप्त करने के सबसे महत्वपूर्ण स्रोत हमारे वेद है, ठीक है जी। क्या है? वेद टोटल कितने हैं भैया? वेद टोटल कितने हैं? वेद है हमारे पास 4, है ना। तो वैदिक काल का समय काल क्या है? सबसे पहले समय काल आप जाने 1500 से 600 ईसा पूर्व, 1500 से 600 ईसा पूर्व, यही समय काल को स्किप किया गया है हमारे 12th क्लास के बुक में। सीधा हम 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी का इतिहास समझ रहे हैं, सीधा 600 ईसा पूर्व पे आ गए, वहां से हम सेकंड चैप्टर में बढ़ने वाले हैं, है ना। तो ये टॉपिक आपका स्किप है, आपके सिलेबस में नहीं है ना। तो देखो, वैदिक काल को 2 भागों में बांटा जाता है, एक ऋग वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल, ठीक है जी। वैदिक काल को कितने भागों में बांटते हैं भाई? 2 भागों में बांटते हैं, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है ना। तो ऋग वैदिक काल का समय काल क्या है? 1500 से लेके 1000 ईसा पूर्व, और उत्तर वैदिक काल का समय काल क्या है? 1000 से लेके 600 ईसा पूर्व, ठीक है। इसी समय में आर्य जो जनजाति लोग हैं उनका आगमन होता है भारत में वैदिक काल में ही, और इसको आर्य सभ्यता भी कहा जाता है। इस काल में जिस सभ्यता का विकास हुआ उसको क्या कहा जाता है? आर्य सभ्यता कहा जाता है, ठीक है जी। तो ये चीज भी याद रखना, इस समय काल में ही आर्यों ने भारत में शासन किया था। मध्य एशिया से आए थे, अलग अलग विचारकों के अलग अलग विचार है, लेकिन ज्यादातर लोग इस बात से सहमत है कि मध्य एशिया से आए थे।
और इन्होंने शासन किया था। अब देखो जी, संस्कृत के 4 वेदों के नाम भी याद रख लो भाई, हमेशा काम आएगा, ये हमेशा काम आएगा। संस्कृत के 4 वेदों में सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद, सबसे पहला वेद ऋग्वेद, उसके बाद यजुर्वेद, उसके बाद सामवेद और उसके बाद अथर्ववेद। तो ये हमारे संस्कृत के 4 वेद है ना। इन वेदों के नाम भी आपको जरूर याद रखने हैं, हमेशा काम आने वाली चीजें हैं जो कि मैं आपको अभी समझा रहा हूं। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं हम अपने एनसीईआरटी बुक में जो भी टॉपिक दे रखा है भैया, उसका जो पीडीएफ हमने आपके लिए बनाया है, उसके थ्रू बहुत ही आसानी से आपको हम चैप्टर को समझा देंगे। तो कहा गया, हाँ ओपन हो जा भाई, हो गया। देखो, राजा, किसान और नगर, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्था की बात करने वाले इस चैप्टर में। समय काल क्या है भैया? समय काल है 600 ईसा पूर्व से लेके 600 ईस्वी। चलिए जी स्टार्ट करते हैं फिर। तो देखो, 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी का जो समय काल है ना, उसको भारतीय इतिहास में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है भाई, बहुत ज्यादा इसको महत्व दिया गया है भारतीय इतिहास में। अब ऐसा क्यों है, इसके पीछे तो आगे एक पूरा टॉपिक दे रखा है, लेकिन स्टार्टिंग में कुछ चीजें बता रखा है। जैसे कि 600 ईसा पूर्व का जो काल है ना, वो भारतीय इतिहास में एक परिवर्तनकालीन काल माना जाता है। मतलब इस समय काल में भारत में बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलते हैं, भारतीय इतिहास में बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलते हैं, क्योंकि इस समय काल में अनेक राज्यों का उदय होता है, बहुत सारे साम्राज्य विकसित हो जाते हैं, रजवाड़ों का उदय होता है ना। इसी समय काल में बहुत सारे नए नगर गंगा घाटी के आसपास, खास करके गंगा घाटी के आसपास नए नए नगर उभर के सामने आ रहे होते हैं, है ना। इतिहासकार इस प्रकार के विकास का एक आकलन करने के लिए अभिलेख ग्रंथों और सिक्कों का अध्ययन वगैरह करते हैं, उनसे जानकारी जुटाते हैं, है ना। अभिलेखों के माध्यम से, सिक्कों के माध्यम से इन सब चीजों के बारे में उन्होंने जानकारी जुटा है, ये बात यहाँ पे बता दिया है। देखिए, अगर आप एनसीईआरटी बुक में जाएंगे ना, तो एनसीईआरटी बुक में आप देखेंगे कि सबसे पहला जो टॉपिक आपका दे रखा है वो है प्रियदर्शी, प्रिंसेप और प्रियदर्शी। ठीक है जी, प्रिंसेप और प्रियदर्शी। तो यहाँ पे प्रिंसेप का मतलब समझिए और प्रियदर्शी का मतलब समझिए। देखिए, प्रिंसेप तो यहाँ पे एक व्यक्ति का नाम है, पूरा नाम क्या है? जेम्स प्रिंसेप। ठीक है जी, पूरा नाम क्या है? जेम्स प्रिंसेप। तो भैया ये जेम्स प्रिंसेप थे कौन और इनका भारतीय इतिहास में क्या योगदान था, उसको हम समझते हैं। तो देखिए, जेम्स प्रिंसेप ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी थे। कौन थे भैया? ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी थे। इनका भारतीय इतिहास में योगदान यह है कि इन्होंने भारत के दो सबसे प्राचीनतम लिपि, ब्राह्मणी और खरोष्ठी लिपि का अर्थ निकाल दिया। भारत के 2 सबसे प्राचीनतम लिपि, ब्राह्मणी लिपि का अर्थ निकाल दिया। ठीक है जी। अब यह लिपि होता क्या है, लिपि को आप लोग समझिए। लिपि क्या होता है? लिखने का माध्यम। जैसे कि मैंने लिख दिया, कोई शब्द मैंने लिख दिया, मान लो मैंने अपना नाम ही लिख दिया, मैंने रोशन लिख दिया। ठीक है, तो इसमें मैंने शब्दों को क्या किया? इस मार्कर से लीप दिया एक तरीके से, ये समझिए आप, है ना। तो इसीलिए इसको लिपि कहा जाता है। लिपि लिखने का माध्यम है। हमारी हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, संस्कृत भाषा की लिपि भी देवनागरी है। प्राचीन समय में जो सबसे ज्यादा लिपि जो प्रयोग में लाया गया वो ब्राह्मणी और खरोष्ठी। ज्यादातर अभिलेख ग्रंथ वगैरह जो लिखे गए वो ब्राह्मणी और खरोष्ठी लिपि में लिखे गए, है ना। तो जेम्स प्रिंसेप ने क्या किया? ब्राह्मणी और खरोष्ठी लिपि का अर्थ निकाल दिया, और इसका उपयोग जो अशोक के आरंभिक अभिलेख थे, सबसे प्राचीन कालीन अभिलेखों में इन्हीं 2 लिपि का इस्तेमाल किया गया था। ठीक है जी। अब प्रियदर्शी का मतलब बता देता हूं जी। प्रियदर्शी का मतलब क्या होता है? मनोहर मुखाकृति वाला राजा या मनोहर मुखाकृति वाला व्यक्ति, सुंदर मुख वाला व्यक्ति जो दिखने में स्मार्ट हो, उसी को क्या कहा जाता है? प्रियदर्शी कहा जाता है। और ये जो एक तरीके से था, वो क्या था? उपाधि था, जो कि सम्राट अशोक ने अपने लिए प्रयोग किया था। किसने प्रयोग किया भाई? किसने प्रयोग किया था ये प्रियदर्शी वाली उपाधि? तो सम्राट अशोक का नाम बता देना। ऊपर एक चीज और जान लो भाई, ऊपर एक चीज और जान लो। देखो जी, जैसे कि ये ब्राह्मणी और खरोष्ठी लिपि ज्यादातर हमारे प्राचीन काल के जो अभिलेख थे, क्या लिख रहा हूं मैं? अभिलेख। अभिलेख क्या होते हैं? तो अभिलेख किसी पॉलिश पत्थर या चट्टान पे उत्कीर्ण किए शब्द होते हैं। जैसे कि कोई पॉलिश पत्थर है, ठीक है जी, कोई पॉलिश पत्थर है, उस पर कोई शब्द उत्कीर्ण कर दिए हैं। जैसे कि आज भी तुम देखोगे, आज भी आप लोग कहीं जाओ, स्कूल के पास जाओ, पार्क में जाओ, या फिर कहीं देखना, कोई पॉलिश पत्थर पे ना लिखा होगा कि इस पार्क का उद्घाटन इस तिथि को इस व्यक्ति के द्वारा, है ना, किया गया, यहाँ पे ये व्यक्ति उपस्थित थे।
और वो पत्थर पे काट काट के अक्षरों को लिखा जाएगा। अब तो मशीनें आ गई, मशीनों से काट दिया जाता है। पहले छेनी हथौड़ी से अक्षरों को ठोक ठोक के पीट पीट के मतलब एक आकार अक्षर बना देते थे। ठीक है, तो इसको क्या बोला जाता है? अभिलेख बोला जाता है, जो कि पॉलिश पत्थर या चट्टानों पे लिखे जाते हैं। अब प्राचीनतम अभिलेख में जिन लिपियों का इस्तेमाल किया गया था, कौन सी दो लिपि थी? ब्राह्मणी और खरोष्टी। भाषा की बात करूं तो ज्यादातर प्राकृत भाषा में थी, कुछ संस्कृत भाषा में थी और कुछ आरामिक भाषा में भी मिले हैं, है ना। तो ये हो गया। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। तो देखिए क्या है, अगला पॉइंट क्या है कि अधिकांश अभिलेखों पर पियदसी यानी मनोहर मुखाकृति वाले राजा का नाम लिखा मिला है। कुछ अभिलेखों पर राजा का नाम अशोक भी मिला है ना। कुछ अभिलेखों पर राजा का नाम अशोक भी मिला है। तो ये अनुमान लगाते हैं कि ये उपाधि कहीं ना कहीं सम्राट अशोक के लिए ही प्रयोग में लाया गया था। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक सर्वाधिक प्रसिद्ध शासकों में से एक था। प्राचीन काल में सबसे फेमस राजा कौन था? सम्राट अशोक था। बहुत ज्यादा फेमस था, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध था वो, है ना। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, एनसीईआरटी बुक में आप देखेंगे आपको अगला टॉपिक दे रखा है आरंभिक राज्य 16 महाजनपद, है ना। जिस तरीके से एनसीईआरटी बुक में आपका टॉपिक्स है, उसी तरीके से एक एक टॉपिक को मैं कवर करवाने वाला हूं। देखो, आरंभिक भारतीय इतिहास में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को क्या माना जाता है भाई? बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण काल माना जाता है। यही से क्वेश्चन बन जाता है, इसी लाइन से क्वेश्चन बन जाता है कि भाई 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण काल क्यों माना जाता है? ऐसे क्या कारण है? देखिए, इस समय काल में ना भारतीय इतिहास में बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलते हैं। सबसे पहला परिवर्तन तो ये होता है कि भाई इस समय काल में अनेक राज्यों का उदय होता है, नगरों का उदय होता है, लोहे का प्रयोग भी शुरू हो जाता है। भाई सबसे पहले भारतीय इतिहास में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ? 600 ईसा पूर्व के आसपास से ही, है ना। उससे पहले भारतीय इतिहास में कभी भी लोहे का इस्तेमाल नहीं किया गया था। लोहे के औजार नहीं बनाए गए, लोहे के हल नहीं बनाए गए, है ना। कुछ भी नहीं था लोहे का बना हुआ। तो लोहे का इस्तेमाल 600 ईसा पूर्व के काल से ही शुरू हो जाता है। अनेक प्रकार के सिक्कों का विकास होता है भाई। नए नए सिक्के ढाले जाते हैं, उनको प्रयोग में लाए जाते हैं। ठीक है जी, तो उम्मीद करता हूं कि आप इसको भी समझ गए होंगे इस पॉइंट को। अगला इसी समय काल में बौद्ध और जैन साहित्य का भी विकास होता है। जैन और बौद्ध धर्म के जो साहित्य, पहली बात तो भाई जैन और बौद्ध धर्म का विकास भी इसी समय काल में होता है, और इनके जो साहित्य है ना, जैन और बौद्ध धर्म के जो साहित्य है उसकी रचना भी इसी समय काल में होती है। उनके ग्रंथ भी इसी समय काल में लिखे जाते हैं, ये भी याद रख लेना है। आगे देखो, 16 महाजनपदों का विकास। देखो भाई 16 महाजनपदों का विकास भी इसी समय काल में देखने को मिल जाता है ना। तो 16 महाजनपदों की मैं बात करूं, सबसे पहले महाजनपद का मतलब क्या होता है? देखो जी, जनपद का मतलब समझ लो। जनपद, जनपद दो शब्दों से मिलकर मिला है, बना है सब। जन मतलब क्या है? जन मतलब क्या है? लोग, नागरिक। पद का मतलब यहां पे, पद का मतलब पोस्ट वाला पद नहीं, पद मतलब पैर। ठीक है, तो जन मतलब लोग हो गया, पद मतलब पैर। इसका मतलब यह कि जहां कहीं लोगों ने पैर रखे, कदम रखे और वहां बस गए, वहां पे घर भर बनाना शुरू कर दिया, वहां पे रहना शुरू कर दिया, वो जनपद हो गए, है ना। धीरे धीरे उस जगह की ज्यादातर लोग पुराने समय में कहां बसते थे? नदियों के आसपास, जहां पे उनको पानी मिल जाए। पानी होगा तो भाई खेती भी होगी, है ना। खेती होगी तो भाई पेट भी भरेगा। तो नदी के आसपास ही ज्यादातर अपने बस्तियां बसाते थे। तो धीरे धीरे इन जनपदों की संख्या बढ़ने लग जाती थी। तो यहाँ के लोग अपना एक राजा नियुक्त कर देते थे। एक राजा हो जाता था उनका, जो पूरी तरीके से अपने साम्राज्य को चलाए। राजा ने क्या किया? एक राजधानी बना दी। तो इस तरीके से यहाँ की संख्या बढ़ने लगी और ये क्या बन गए? जनपद से महाजनपद बन गए। और कुल मिला के भारत में 16 महाजनपद थे भाई प्राचीन काल में, जिसमें से मगध सबसे पावरफुल जनपद कौन था? मगध था। कुरु, कुरु का नाम सुना होगा आपने। महाभारत में कुरु जनपद का उल्लेख सबसे ज्यादा किया गया। कुरु जनपद, कुरु जनपद की राजधानी थी हस्तिनापुर, है ना। ये बात आप लोग जानते हैं। कुरु है, इसके अलावा कौशल है, पांचाल है, वज्जी है ना। बहुत 16 महाजनपद में आपका गांधार ऊपर हो गया, है ना। तो ये महाजनपदों का विकास किस समय काल में होता है? 600 ईसा पूर्व के समय काल में देखने को मिल जाता है। आप अगर एनसीईआरटी बुक में मैप को देखेंगे तो सारे महाजनपदों का मैप का लोकेशन भी आपको देखने को मिल जाएगा। एक बार एनसीईआरटी बुक को उठा के आप लोग देख लेना। चलिए जी, यहाँ पे नाम भी दे रखा है। देखो जी, वज्जी है, मगध है, कौशल है, कुरु है, पांचाल है, गांधार है, अवंती है। इन नामों के महाजनपदों का उल्लेख मिलता है।
है ना। उपरोक्त महाजनपद सबसे महत्वपूर्ण महाजनपदों में गिने जाते थे। अधिकांश महाजनपदों पर राजा का शासन होता था। देखो महाजनपद की खासियत क्या होती थी, महाजनपद की विशेषता आप देखेंगे कि अधिकांश महाजनपद में किसका शासन होता था, राजा का शासन होता था, है ना। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था कि राजा का ही शासन होगा। कुछ गण और संघ जैसे राज्यों की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे लोगों का समूह जो था वो शासन करता था। वहां पे किसी एक व्यक्ति का मैं भी जाऊंगा शासन नहीं होता था, बल्कि समूह बना के शासन करते थे और समूह में शामिल सभी व्यक्ति क्या कहलाते थे भाई, राजा कहलाते थे। ये चीज भी याद रखना है आपको, है ना। इसके अलावा भगवान बुद्ध और महावीर जैन जो थे वो इन्हीं गणों से संबंधित थे। इन गणों में क्या होता था कि समूह बना के सभी लोग अपनी मतलब कामकाज को चलाते थे। देखो प्रत्येक महाजनपद की एक और खासियत ये थी कि प्रत्येक महाजनपद की अपनी खुद की एक राजधानी होती थी जिसे किले द्वारा घेरा जाता था। अब महाजनपद की एक राजधानी है जिसको किले से घेर दिया गया है। अब किलेबंदी क्यों की जाती थी भाई, पुराने समय में किलेबंदी करने का मेन रीजन ये था कि, और खास करके राजधानियों की किलेबंदी की जाती थी भाई। राजधानियों की किलेबंदी क्यों की जाती थी, क्योंकि पुराने समय में ये रूल था कि अगर किसी राजा ने मतलब किसी दूसरे राजा ने किसी साम्राज्य की राजधानी पर हमला करके उस पर कब्जा कर लिया ना तो पूरे साम्राज्य पे कब्जा माना जाएगा। तो इसलिए राजधानी को सुरक्षित रखना पुराने समय में बहुत जरूरी होता था और राजा महाराजा किलेबंदी करवा चारों तरफ से ऊंचे ऊंचे दीवार घेर देते थे ताकि राजधानी क्या रहे, सुरक्षित रहे। इसीलिए प्रत्येक महाजनपद की जो राजधानी होती थी उसको किलेबंद की जाती थी। किलेबंद राजधानी के रख रखाव और आरंभिक सेना और नौकरशाहियों के लिए भारी आर्थिक स्रोत की आवश्यकता होती थी। अब भाई नौकरशाही है यानी कि जो सरकारी अधिकारी है या फिर सेना में कार्य करने वाले लोग हैं, उनके लिए भाई पैसे तो चाहिए, तो आर्थिक प्रबंध भी करने पड़ते थे राजा को। लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से संस्कृत में ब्राह्मणों ने धर्मशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना करनी शुरू कर दी थी। देखो जो धर्मशास्त्र नामक जो ग्रंथ है, पुराने समय में जितने भी समाज को चलाने के लिए नियम कायदे कानून बनाए गए वो धर्मशास्त्र में ही बनाए गए। धर्मशास्त्र का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल कौन सा है भाई, मनुस्मृति। इसके बारे में आगे हम बात करेंगे। पुराने समय में जितने भी नियम कायदे कानून बनाए गए थे भारतीय समाज को चलाने के लिए वो मनुस्मृति में लिखे हुए थे। मनुस्मृति किसका पार्ट है, धर्मशास्त्र का पार्ट है ना। आगे आ जाओ। धर्मशास्त्रों में शासक सहित अन्य लोगों के लिए नियमों का निर्धारण किया गया था भाई। सारे नियम कायदे कानून किसमें लिखे गए थे, धर्मशास्त्रों में लिखे गए थे। और ये उपेक्षा की जाती थी, मतलब ये अपेक्षा की जाती थी कि राजा जो होगा वो कौन से वर्ग से होगा, क्षत्रिय वर्ग से। आपको पता है कि भारतीय समाज 4 वर्गों में बटा हुआ था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो राजा कौन से वर्ग से आते थे भाई, क्षत्रिय वर्ग से। महाजनपद के राजा किस वर्ग से होते थे, क्षत्रिय वर्ग से होते थे। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। महाजनपद के राजाओं का काम क्या होता था भाई, किसानों से, व्यापारियों से, शिल्पकारों से कर तथा भेंट वसूलना, है ना। क्योंकि राजे के रख रखाव के लिए भाई पैसे की जरूरत होती थी, तो इन लोगों से राजा क्या करता था, भेंट वसूलता था। दूसरे राज्यों पर हमला कर दिया, वहां से भी पैसे वैसे लूट लिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे पॉइंट समझाएंगे। अगला पॉइंट आता है, अगला हमारा टॉपिक आता है 16 महाजनपद में प्रथम मगध। मगध की हम बात करने वाले हैं। तो आप सभी को यह बात मालूम होना चाहिए कि भाई मगध जो है उस 16 महाजनपदों में सबसे पावरफुल था, सबसे ज्यादा शक्तिशाली था। 16 महाजनपदों में सबसे पावरफुल कौन था, मगध था, है ना। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, 6ठी से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध जो कि आधुनिक बिहार में है ना, सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन के उभरा था। आधुनिक बिहार और झारखंड का भी कुछ एरिया मगध में आता था। ये भी चीज आपको याद रखना है ना। तो मगध जो था वो शक्तिशाली क्यों था, इसके पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले खेती की उपज। देखो भाई मगध की खेती बहुत अच्छी, मगध में जो खेती होती थी वो बहुत अच्छी होती थी। वहां की जमीन जो थी वो बहुत ज्यादा उपजाऊ थी। इस वजह से खाने पीने की चीजों की कोई कमी मगध में कभी हुई नहीं, क्योंकि खेती वहां पे बहुत अच्छी हो रही है। पहला पॉइंट तो ये हो गया। एक पेज पे एक पॉइंट डाल रखा है। चलिए जी, दूसरा है लोहे की खदानों की उपलब्धता। अब मगध के क्षेत्र में जैसे कि आधुनिक झारखंड की आप बात करोगे तो वहां पे लोहे की खदानें बहुत है। अब लोहे की खदानें होने की वजह से क्या था कि जो हथियार है, नए नए आधुनिक हथियार है, वो लोहे से ही बनते थे।
है ना। तलवार की बात कर लो, भाले की बात कर लो, किससे बनेंगे भाई? लोहे से बनेंगे, है ना। तो लोहे की खदानें होने की वजह से क्या था कि सैनिकों के लिए आधुनिक हथियार बनाए जा सकते थे। अब जब आधुनिक हथियार जिस सेना के पास होगी, युद्ध में भाई अगर कूद गए हो तो तहलका मचा देंगे। जैसे कि अमेरिका की बात कर लो आप, या जो भी शक्तिशाली देश है, उनके पास क्या है? आधुनिक हथियार मौजूद है, जब भी तो भाई वो उछलते हैं बहुत ज्यादा, है ना। तो आधुनिक हथियार होने बहुत जरूरी हो जाते हैं भाई किसी भी सेना के लिए। हाथियों की उपलब्धता देखो, मगध शक्तिशाली इसलिए था क्योंकि उसके पास हाथी की कोई कमी नहीं थी। मगध के क्षेत्र के जंगलों में हाथी आसानी से मिल जाते थे। अब हाथी है, यानी कि सेना में जब हाथी का इस्तेमाल होगा ना भाई, अच्छे अच्छे राजाओं की टाटा फिश हो जाएगी, क्योंकि हाथी ज्यादातर सेना में होते नहीं थे। सिकंदर, इसलिए जो सिकंदर का नाम आप लोगों ने सुना होगा, सिकंदर की सेना डर के भाग गई थी भाई मगध की सेना से, क्योंकि उनको पता था कि मगध की सेना के पास इतने ज्यादा हाथी है कि वो हमें हाथी से ही हमारे घोड़े वगैरह को हमें खुद कुचल देंगे। तो ये था मगध का पावर, है ना, हाथियों की उपलब्धता। अगला जो आवागमन सस्ता व सुलभ। देखो आप सभी को पता है कि जो मगध है, मगध जो था वो गंगा नदी के आसपास स्थित था। कौन सी नदी के आसपास? गंगा, है ना। अब गंगा नदी से आवागमन हो जाता था भाई, जो नाव है ना। नाव से, नाव वैसे सही से मैं बना नहीं पाया हूं, तो नाव से एक जगह से दूसरी जगह पे जाना बहुत ही सस्ता था और बहुत आसान भी था, ठीक है। तो इस वजह से भी ये बहुत ही शक्तिशाली बन गया। सैनिकों को आसानी से दूसरी जगह पे भेजा जा सकता था युद्ध के समय में, तो ये भी बेनिफिशियल था मगध के लिए। अगला पॉइंट है शक्तिशाली शासक। देखो जी, मगध कि अगर हम राजाओं की बात करें, बहुत पावरफुल राजा थे, बहुत शक्तिशाली राजा थे। इन राजाओं में बिंबिसार का नाम बता दो, अजात शत्रु का नाम बता दो, महापद्मानंद का नाम बता दो। एक और राजा था जिसका नाम था धनानंद, नाम आप लोगों ने शायद सुना होगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने इसी को मारा था और उसके बाद मौर्य वंश की स्थापना की थी। वैसे धनानंद तो भाई बहुत क्रूर राजा था, लेकिन इसके पास बहुत ज्यादा धन था, बहुत ज्यादा पैसा था, इसीलिए क्या कहना है? धनानंद कहना है ना। तो धनानंद जैसे पावरफुल राजा थे। अब जब किसी भी राज्य का राजा, किसी भी साम्राज्य का राजा पावरफुल होगा तो साम्राज्य भी पावरफुल होगा, ठीक है जी। तो शक्तिशाली राजा थे। आगे आ जाते हैं, शक्तिशाली और सुरक्षित। सुरक्षित राजधानी वैसे हेडिंग बनना चाहिए था, शक्तिशाली राजधानी ना बना के आप अगर सुरक्षित राजधानी वाला हेडिंग बनाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मगध की राजधानी सुरक्षित थी बिल्कुल। क्यों थी? क्योंकि किलेबंद थी, चारों तरफ से राजधानी को किलेबंद किया गया था। सबसे पहली राजधानी राजगाह, जिसको राजगीर भी अब हम इसको क्या बोलते हैं? राजगीर बोलते हैं। किस राज्य में है? बिहार में है, ठीक है। इसकी मगध की आरंभिक राजधानी थी। राजगाह का अर्थ क्या होता है? राजाओं का घर। राजगाह का अर्थ क्या होता है? राजाओं का घर, ठीक है। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में क्या होता है? राजधानी को शिफ्ट कर दिया जाता है। कहां? पाटलिपुत्र। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है भाई, बहुत ज्यादा। एमसीक्यू में हर बार पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में राजधानी को कहां शिफ्ट किया गया? पाटलिपुत्र, यानी कि पटना, ठीक है जी। पाटलिपुत्र को इस समय हम क्या कहते हैं? पटना कहते हैं, यहाँ पे लिखा भी है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मगध के बारे में। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं क्या है। एक आरंभिक साम्राज्य। अब हम मौर्य साम्राज्य की बात करने वाले हैं। मजेदार टॉपिक है भाई। कौन से साम्राज्य की हम बात करने वाले हैं? हम बात करने वाले हैं मौर्य साम्राज्य की, ठीक है जी। तो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य, है ना। कब की थी? 321 ईसा पूर्व में इस साम्राज्य की स्थापना की थी। भारत का सबसे आरंभिक साम्राज्यों में से एक था मौर्य साम्राज्य, है ना। चंद्रगुप्त मौर्य ने इस साम्राज्य की स्थापना की थी, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा योगदान एक व्यक्ति का था, उसका नाम आप लोगों को नहीं भूलना चाहिए। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे,
क्या नाम था? चाणक्य। चाणक्य, या इनको हम कौटिल्य भी बोलते हैं, कौटिल्य, या फिर इनको हम विष्णुगुप्त भी बोल देते हैं, विष्णुगुप्त, विष्णुगुप्त। 3 नामों से जाना जाता है। भारत के सबसे फेमस टीचर्स, अध्यापक में से, मतलब सबसे फेमस टीचर में से एक हुए, है ना। चंद्रगुप्त मौर्य जब छोटा था तभी उन्होंने इसकी योग्यता को समझ लिया था, और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कहा जाता है कि ये कोई ऊंची जाति का नहीं था, कुछ क्षत्रिय वर्ग से नहीं था, लेकिन फिर भी चाणक्य ने इसको राजा बना दिया। तो आप लोगों ने जैसे कई बार स्टोरी सुना भी होगा, देखा भी होगा, धनानंद, मगध का राजा कौन था? धनानंद। बहुत क्रूर राजा था यार ये। धनानंद जो था वो बहुत ही क्रूर था, लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा टैक्स लगाता था ये, है ना। ऐसा कहा जाता है कि चाणक्य के पिता को मरवा दिया था धनानंद ने, तो इस बात का बदला भी धनानंद से लेना था चाणक्य को, ठीक है। साथ ही साथ होता क्या है कि सिकंदर का, धनानंद के समय काल में ही मगध पर, मतलब भारत पर ना सिकंदर का हमला हो रहा होता है। जो सिकंदर है, आपको पता है यूनान से आया था ये सिकंदर, यूनान का था, है ना। 326 ईसा पूर्व में, 326 ईसा पूर्व में इसने भारत पर हमला किया था, 326 ईसा पूर्व में। वैसे तो भाग गया था, मगध की सेना को देख के इसके बहुत सारे सैनिक डर गए थे, भाग गए थे वापस। तो इसका हमला हुआ सिकंदर का। तो उस समय चाणक्य ये चाहते थे कि भारत के सभी राजा मिलके क्या करे, सिकंदर को भारत से मार भगाए। लेकिन उसके लिए एक शर्त यह था कि धनानंद को मनाना होगा, क्योंकि धनानंद जो था वो सबसे पावरफुल राजा था, बहुत ज्यादा पैसे थे, हाथियों की सेना थी। अगर धनानंद इस बात के लिए सहमत हो गया तो सारे राजा एक हो जाएंगे। तो इसीलिए एक बार क्या होता है कि जो चाणक्य है वो धनानंद के दरबार में जाते हैं और धनानंद के सामने प्रस्ताव रखते हैं कि जो सिकंदर है वो भारत पे लगातार आगे बढ़ता हुआ आ रहा है ना, रावी नदी तक पहुंच गया है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, हम सभी राजाओं को एक हो जाना चाहिए और सिकंदर को भारत से मार भगाना चाहिए, विदेशियों को मार भगाना चाहिए, ठीक है। तो इस बात को धनानंद ने माना नहीं। उसने बोला कि तू एक छोटा सा टीचर, मतलब अध्यापक, गुरुकुल में पढ़ाने वाला, तू मेरे को ज्ञान देगा। और ऐसा कहा जाता है कि उसने लात मारा उसको, चाणक्य को लात मारा। और ये भी कहा जाता है कि उनकी चुटिया भी कटवा दी, क्योंकि पुराने समय में जो ज्यादातर जो टीचर्स होते थे वो रखते थे, लंबी लंबी चुटिया रखते थे, उनकी चुटिया भी कटवा दी भाई। तो इसी बात का उनको एक तरीके से ये कह दो कि दिल पे लग गया उनको। और आपको ये भी बात बताया कि उनके पिताजी को भी मरवा दिया था धनानंद ने, है ना। तो इस बात का भी बदला लेना था। तो ये सारी चीजें थी, और इस वजह से उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया, एक साधारण से बालक को भारत का, अखंड भारत का संस्थापक बनाया, मौर्य साम्राज्य का सम्राट बनाया। तो ये चाणक्य की स्टोरी थी, ठीक है जी। अब देखो, मौर्य साम्राज्य बहुत ही विशालकाय था भाई। यह साम्राज्य पश्चिमोत्तर यानी कि अफगानिस्तान से लेके बलूचिस्तान की अगर आप बात कर लो, और नीचे आ जाओ आप दक्षिण भारत में चले जाओ आप, ठीक है, पूरा मतलब इंडिया को ही कवर करता था। यह साम्राज्य बहुत ही फेमस था और बहुत ही पावरफुल साम्राज्य था। बस कलिंग का क्षेत्र छोड़ दो तो भारत का अधिकांश एरिया मौर्य साम्राज्य का हिस्सा था। कलिंग जो है उड़ीसा में है, लेकिन इसको भी सम्राट अशोक ने जीत लिया था, तो कलिंग भी फिर मौर्य साम्राज्य का हिस्सा बन जाता है, ठीक है। देखो जो मौर्य साम्राज्य, अगला टॉपिक आता है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है भी भाई। मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त करने के स्रोत क्या है? ऐसे कौन से स्रोत है जिससे कि हम मौर्य साम्राज्य के बारे में जान सकते हैं? तो सबसे पहला पॉइंट है मूर्तिकला। देखो मौर्य कालीन में बहुत सारी मूर्तियां हैं जो कि वहां के धर्म के बारे में, है ना, वहां के मूर्तिकला के बारे में, वहां की वास्तुकला के बारे में हमें बताती है। पहला पॉइंट मूर्तिकला है। दूसरा है मैगस्थनीज की इंडिका। देखो जी, मैगस्थनीज जो था एक यूनानी राजदूत था। कौन था? यूनानी राजदूत। राजदूत कौन होते हैं? तो राजदूत उन्हें कहा जाता है जो कि संदेश लेके जाते हैं किसी राजा का, उसको राजदूत कहा जाता है, संदेश भाग। तो मैगस्थनीज जो था वो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। किसका? सेल्यूकस निकेटर। ये सिकंदर का सेनापति था। सेल्यूकस निकेटर
सेल्यूकस निकेटर कौन था? सिकंदर का सेनापति था और इसी का राजदूत था कौन? मैक्सनिज। तो मैक्सनिज भारत में रहते हुए इंडिका नामक एक पुस्तक लिखता है, इंडिया के बारे में इंडिका नामक पुस्तक लिखता है। ऐसा कहा जाता है कि इंडिया जो नाम है वो इंडिका से ही निकला है ना। और इस इंडिका में मैक्सनिज ने भारत में रहते हुए खास करके जो पाटलिपुत्र है, पाटलिपुत्र में रहते हुए वहां के नगर के बारे में, प्रशासन व्यवस्था के बारे में बहुत अच्छी जानकारियां इसमें दी है। तो उसके बाद कौटिल्य या फिर जिनको हम चाणक्य बोलते हैं उनका अर्थशास्त्र है ना, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी। अर्थशास्त्र तो वैसे पुस्तक का नाम है, लेकिन इसमें ज्यादातर राजनीतिक विषयों का वर्णन किया गया है ना, प्रशासन व्यवस्था का वर्णन किया गया है, किस तरीके से एक राजा को अपने प्रशासन व्यवस्था को चलाना चाहिए अच्छे से, उसका वर्णन किया गया है। उसके बाद मौर्य शासकों का उल्लेख, नहीं ये हेडिंग सही बनेगा नहीं, सीधा जो जैन, बौद्ध और पौराणिक ग्रंथ, जैन धर्म के ग्रंथ है, कुछ बौद्ध धर्म के ग्रंथ है और कुछ पौराणिक हमारे जो हिंदू धर्म के ग्रंथ है, उनमें भी मौर्य साम्राज्य का उल्लेख किया गया है, मौर्य साम्राज्य के बारे में बताया गया है। साथ ही साथ सम्राट अशोक ने कुछ अभिलेख लिखे, उन अभिलेखों में भी जाहिर सी बात है कि बहुत ज्यादा मतलब महत्वपूर्ण जानकारी हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में मिल जाती है, क्योंकि सम्राट अशोक हर किसी न किसी अवसर पे अभिलेख लिखवाता ही था, है ना। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो कि मौर्य साम्राज्य के बारे में हमें जानकारी देती है। उम्मीद करता हूं आप इसको भी समझ चुके होंगे। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। तो ये पॉइंट जो मैंने आपको पहले बता दिया है कि अशोक वो पहला सम्राट था जिसने अपनी प्रजा और अधिकारियों के लिए संदेश प्राकृतिक पत्थर और पॉलिश किए हुए स्तंभों पर उसने लिखवाए थे, यानी कि अभिलेख वगैरह लिखवाने की शुरुआत सम्राट अशोक ने की थी। अशोक द्वारा अपनाई गई उपाधियों की मैं बात करूं तो पहले ही मैंने बता दिया था, देवना प्रिय यानी कि देवताओं का प्रिय, ये पहली उपाधि थी जो अशोक ने अपने लिए उपयोग में लाया था। देवना प्रिय यानी कि देवताओं का प्रिय। प्रियदर्शी यानी कि सुंदर मुख वाला व्यक्ति, कई बार लोग उनको प्रियदर्शी भी बोलते थे क्योंकि वो सुंदर मुख वाले व्यक्ति के रूप में इनको जानते थे, है ना। अशोक ने अपने अभिलेखों के माध्यम से धम्म का प्रचार किया था। अब ये धम्म क्या था? धम्म मतलब कुछ नियम जो कि लोगों को मानना चाहिए, लोगों को फॉलो करना चाहिए, है ना। तो इसमें बड़ों का आदर करना, सन्यासियों के साथ और ब्राह्मणों के साथ उदार व्यवहार करना, मतलब अच्छा व्यवहार करना, साथ ही साथ सेवक जो है, जो दास है, उनके साथ उदार व्यवहार रखना और दूसरे के धर्म का सम्मान करना, ये सारी चीजें आ जाती है अशोक के धम्म की विशेषता में। तो अशोक के धम्म के बारे में पूछ लिया जाता है, धम्म की क्या विशेषताएं थी, पॉइंट्स बता देना। बड़ों का आदर करना, दूसरे के धर्म का सम्मान करना, सेवकों और दासों के साथ अच्छा व्यवहार रखना ही अशोक के धम्म के कुछ महत्वपूर्ण उपदेश थे। ठीक है जी। चलिए अब मौर्य साम्राज्य के प्रशासन की बात कर लेते हैं हम। मौर्य साम्राज्य का प्रशासन कैसा था? एक छोटा सा मैप बना देता हूं, हो सकता है इस मैप से ज्यादा अच्छे से मैं समझा सकूं। चलिए जी, तो ये इंडिया का मैप बन गया है। और अगर आप मौर्य साम्राज्य के प्रशासन में देखेंगे तो सबसे महत्वपूर्ण केंद्र हमारा आ जाता है बिहार का। ठीक है जी, सबसे महत्वपूर्ण केंद्र आ जाता है बिहार का। इधर आप देखेंगे आपका मध्य प्रदेश, इधर यूपी है हमारा, है ना, इधर आपका मध्य प्रदेश है, एमपी है। ठीक है, ये सारे केंद्र, इधर आपका नीचे उड़ीसा हो जाएगा, जम्मू कश्मीर, ये सारे राज्य आपका, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, इधर का गुजरात, ये हमारा गुजरात हो जाएगा, इधर का पूरा एरिया आपका आई थिंक महाराष्ट्र हो जाएगा, है ना, छत्तीसगढ़ ये रहेगा आपका, ये उड़ीसा, इधर नीचे तेलंगाना, इधर आंध्र प्रदेश, इधर कर्नाटक, ये सारे इस तरीके से आपके स्टेट वगैरह भी मैंने बना दिए। ठीक है, तो मौर्य प्रशासन को हम समझने वाले। अच्छा, सबसे पहले हमें समझना है कि प्रशासन व्यवस्था होता क्या है। प्रशासन व्यवस्था से हम क्या समझते हैं? तो देखिए जी,
प्रशासन का मतलब होता है शासन को चलाना, है ना, कि मौर्य साम्राज्य में शासन व्यवस्था को कैसे चलाया जाता होगा। मौर्य साम्राज्य बहुत ही विशाल का था, पूरे भारत का एरिया तो था ही था, साथ ही साथ इधर पाकिस्तान है, इधर अफगानिस्तान है, ये सारे एरिया भी मौर्य साम्राज्य का ही पार्ट था। अब इतने बड़े साम्राज्य पर नियंत्रण रखना बहुत मुश्किल था भाई, बहुत ज्यादा मुश्किल, ठीक है। तो इसीलिए क्या किया गया, मौर्य साम्राज्य को कुल मिला के 5 सबसे प्रमुख राजनीतिक केंद्रों में बांटा गया था। मौर्य साम्राज्य को कितने प्रमुख राजनीतिक केंद्रों में बांटा गया, 5। इसमें सबसे पहले राजधानी थी पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र आपको पता है किस राज्य में, हमारा बिहार में, है ना। पहला हो गया आपका, पहला प्रशासनिक केंद्र कौन सा था, पाटलिपुत्र, जो कि बिहार में। 4 प्रांतीय केंद्र थे, तक्षशिला। तक्षशिला की बात करूं तो तक्षशिला इस समय आपका पाकिस्तान में पड़ जाता है। उज्जैनी, उज्जैनी आप सभी को पता है कहां पड़ जाएगा, उज्जैनी हमारा, उज्जैनी है आपका मध्य प्रदेश में, ठीक है। तोसली, तोसली का भाई एग्जैक्ट लोकेशन अपने को मालूम नहीं है, देख लेना, मैप में देख लेना आप, ठीक है। तोसली का लोकेशन आप लोग मैप में देख के मेरे को कमेंट में बताना, इसी वीडियो के नीचे कमेंट में आप लोग बताएंगे तोसली भारत के किस राज्य में आएगा। स्वर्णगिरी की बात करूं तो स्वर्णगिरी आपका कर्नाटक में आ जाएगा जी। कर्नाटक में बहुत फेमस जगह था स्वर्णगिरी, सोने की खदानों के लिए बहुत ज्यादा फेमस था भाई। तो ये 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्रों में मौर्य साम्राज्य को बांटा गया था। सबसे प्रबल प्रशासनिक नियंत्रण साम्राज्य की राजधानी तथा उसके आसपास के प्रांतीय केंद्रों पर होता था। देखो भाई, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है कि राजधानी क्या है, राजधानी है पाटलिपुत्र, और इसके आसपास के जो केंद्र हैं, आसपास के केंद्रों पर बहुत अच्छा नियंत्रण था। लेकिन जो दूर के केंद्र थे, दूर के साउथ वाले, इधर इधर आपका पश्चिम उत्तर वाले, इन एरियाओं पे उतना अच्छा नियंत्रण मौर्य शासकों का नहीं था। लेकिन प्रांतीय केंद्र, राजधानी और प्रांतीय केंद्र के आसपास इनका नियंत्रण बहुत अच्छा था। देखो प्रांतीय केंद्र जो थे, प्रांतीय केंद्रों का चयन बहुत ही ध्यान से किया जाता था। जैसे कि तक्षशिला और उज्जैनी, ये 2 ऐसे जगह थे जो कि लंबी दूरी वाले व्यापार मार्ग पर स्थित थे, है ना। और इसी के साथ स्वर्णगिरी की बात करोगे तो स्वर्णगिरी का चयन भी बहुत ही सावधानी से किया गया, क्योंकि सोने के पहाड़, स्वर्णगिरी का मतलब क्या होता है, सोने के पहाड़, है ना, जो कि कर्नाटक में है, सोने की खदानों के लिए बहुत ही फेमस था, और इसीलिए इसका चयन भी बहुत ही सावधानी पूर्वक तरीके से किया गया था। भूमि और नदियों दोनों मार्गों से आवागमन को बनाए रखना, सफल और अच्छे तरीके से बनाए रखना भी बहुत ज्यादा जरूरी था। क्योंकि राजधानी से प्रांतीय केंद्रों तक जाने में कई बार बहुत समय लग जाता था, कई दिन, हफ्ते, महीने लग जाते थे। तो इसलिए मौर्य शासकों ने क्या किया था, नदी मार्ग से, स्थल मार्ग, दोनों से ही आवागमन को बहुत आसान बना दिया था, ताकि एक जगह से दूसरी जगह पे जाने में क्या हो जाए, आसानी हो जाए, सेनाओं का आवागमन भी आसान हो जाए। देखो अगला पॉइंट क्या है, मैगस्थनीज ने सैनिकों की गतिविधि के संचालन के लिए एक समिति और 6 उप समिति का उल्लेख किया था भाई। मैगस्थनीज ने अपनी इंडिका नामक पुस्तक में यह बताया कि मौर्य साम्राज्य में सेनाओं को संचालित करने के लिए एक समिति बनाई गई थी और उसकी 6 उप समितियां थी। अब 6 उप समितियों के काम भी यहाँ पे लिखे हुए होंगे जरूर, 6 उप समितियों के काम भी आपको बताने होंगे। देखो जी, पहली उप समिति नौसेना का संचालन करती थी, है ना जी। पहली उप समिति का काम क्या था, नौसेना का संचालन करना। दूसरी उप समिति यातायात और खान पान का संचालन करती थी। तीसरी उप समिति पैदल सैनिकों का संचालन करती थी। चौथी उप समिति अश्वरोहियों का संचालन करती थी। 5वीं रथारोहियों का, रथारोही, अश्वरोही मतलब समझते हैं आप, घुड़सवार जो सिपाही है, टुकड़ू टुकड़ू जो चलते हैं, रथारोही जो रथ है, रथ चलाने वाले, क्योंकि राजा महाराजा जो है सेनापति हो किस पे जाते थे, रथ पे जाते थे। तो रथारोहियों का संचालन करना 5वीं उप समिति का काम था। 6ठी उप समिति हाथियों का संचालन करती थी, क्योंकि सेना में हाथी भी जाते थे, है ना। तो ये सारे काम दिए गए थे अलग अलग उप समितियों को। भाई ये याद रखना होगा आपको, 1-2 बार लिखकर आपको देखना होगा, ठीक है, तभी जाके आप इसको कर पाओगे। तो 1-2 बार आप लिखे, याद हो जाएगा आपको। देखो इन सभी उप समितियों में दूसरी उप समिति जो है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था। दूसरी उप समिति अलग अलग कामों को करती थी, क्योंकि दूसरी उप समिति का काम क्या था, खान पान और यातायात का संचालन करना, है ना। तो यातायात का संचालन में क्या करती थी, उपकरण है, कोई भी सैन्य उपकरण है, उनको ढोने के लिए बैलगाड़ी की व्यवस्था करती थी।
सैनिकों के लिए भोजन और जानवरों के लिए चारे की व्यवस्था करती थी। सैनिकों की देखभाल के लिए सेवक और शिल्पकारों की नियुक्ति करते थे, है ना। ये हो गया आपका दूसरी उप समिति की भूमिका। देखो अब थोड़ा सा अशोक के धम्म की बात भी कर लेते हैं, क्योंकि मौर्य प्रशासन व्यवस्था में ही आ जाता है धम्म, है ना। क्योंकि वहां के लोगों के जीवन को अच्छा बनाने के लिए उसने धम्म का प्रचार किया था। तो अशोक ने अपने साम्राज्य को अखंड बनाए रखने का प्रयास किया, और अशोक के अनुसार धम्म के माध्यम से लोगों का जीवन इस संसार में और इसके बाद के संसार में अच्छा रहेगा। अशोक ने बोला कि जो मेरे धम्म के उपदेश है, बड़ों का आदर करना, दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार रखना, दूसरे के धर्म का सम्मान करना, अपने माता पिता का सम्मान करना, ये जो अच्छे आचरण है ना, इस दुनिया में और अगली दुनिया में हर जगह इंसान के जीवन को सरल बना देगा, आसान बना देगा। और धम्म के प्रचार के लिए धम्म महामात्र नामक विशेष अधिकारियों की नियुक्ति की भाई इसने, ठीक है। धम्म महामात्र नामक विशेष अधिकारियों की नियुक्ति किसने की? सम्राट अशोक ने की, है ना। और ये अधिकारी जो धम्म महामात्र नाम के जो विशेष अधिकारी होते थे, वो क्या करते थे? पूरे साम्राज्य में घूम घूम के धम्म का प्रचार करते थे, एक जगह से दूसरी जगह पे जाते थे और धम्म का प्रचार किया करते थे, ठीक है जी। तो ये सारी चीजें हमें किसमें बतानी थी? मौर्य प्रशासन व्यवस्था में बतानी थी। उम्मीद करता हूं मौर्य प्रशासन व्यवस्था को आप लोग समझ चुके होंगे। और आज ये फर्स्ट पार्ट की वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। बाकी आगे के जो टॉपिक है आपको सेकंड पार्ट में समझाया जाएगा। 2 पार्ट में ही हम पूरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, ठीक है जी। क्योंकि वीडियो लगभग 45 मिनट से ऊपर की हो चुकी है, वीडियो काफी लेंथी हो चुकी है ना। तो आज की इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोगों ने अभी तक अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो भाई लाइक कर देना, ताकि यूट्यूब ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस तक इस वीडियो को पहुंचा सके। शेयर भी कर दे अपने दोस्तों को, ताकि आपके दोस्त भी इस चैनल से जुड़ सके। मिलते फिर आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।